नाज़रीन, अमेरिकी और इजरायली धमकियों के बाद जो सुप्रीम लीडरशिप को टारगेट करने के हवाले से आ रही हैं, ईरान के सदर की सबसे बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। ईरान के सदर ने कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो फिर एक ऑल आउट वॉर जो है वो रीजन के अंदर शुरू हो जाएगी। यह सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है, सबसे हार्श स्टेटमेंट है और सबसे दो टोक मैसेज है जो इस वक्त ईरान की जानिब से दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते के आगाज के अंदर भी ईरान की जानिब से कुछ ऐसे ही मैसेज डिलीवर किए जा रहे थे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया था कि वो पूरे रीजन में तमाम बेसिस को और अमेरिकी एसेट्स को जो है वो निशाना बनाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी खतरा था हमला होने का। और इस वक्त चूंकि जो ताजा तरीन धमकियां आ रही हैं और जो बाकी इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो हमला डिले हुआ तो अब इस हफ्ते जो वो होने जा रहा है, तो अब ईरान की जानिब से ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट जारी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑल आउट वॉर जो है वो पूरे रीजन के अंदर छिड़ जाएगी और रेजिस्टेंस इसके अंदर कूद जाएगी और हर तरफ से मिसाइल्स बरस रहे होंगे और एक रीजन एक ऐसी जंग के अंदर होगा जो आज से पहले रीजन ने नहीं देखी है। ऑल आउट वॉर कभी भी नहीं हुई, ना इराक, शाम, इन तमाम जंगों के अंदर जब रीजन में कोई ऑल आउट वॉर नहीं थी, माजी की जंगों में भी। तो ये एक बड़ी अहम बात है। और देखिए कि अमेरिका जो कई दहाइयों से ईरान को सबजुगेट करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर सका है, अब वो अपनी एरोगेंस में और इजरायली प्रेशर के अंदर जो है वो एक बड़ा डेंजरस पाथ जो है वो लेने जा रहा है, जिससे पूरे रीजन का जो अमन है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये जो हफ्ता अब शुरू हो रहा है, ये एक ऐसा खौफनाक हफ्ता हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो वो ऐसी तब्दीलियां आ जाएं कि मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए बदल जाए। मिसाल के तौर पे अगर ईरानियन रिजीम फॉल कर जाती है तो फिर ये मिडिल ईस्ट के लिए कितनी बड़ी तब्दीली होगी। मिडिल ईस्ट वो बिल्कुल बदल जाएगा और इजरायली जो एक्सपेंशन के अजाइम हैं वो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक अगर इजराइल की एक्सपेंशन के रास्ते में कोई खड़ा है तो वो ईरान है। दूसरी तरफ अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है तो फिर अमेरिका और इजराइल की जो हेजेमनी है उसको पुश बैक कर दिया जाएगा। और ईरान जिस ऑल आउट वॉर की बात कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि फिर अगर इसमें उनकी कामयाबी होती है तो फिर अमेरिका को यहां से अपनी बेसिस वाइंड अप करना पड़ेंगी। और पिछली सदी में हमें बरतानिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आता है। बरतानिया ने भी इस रीजन को मुसलसल जंगें दी और उसका नतीजा यह हुआ कि अल्टीमेटली उसको यहां से निकलना पड़ा। और अब अमेरिका भी इस रीजन को जब से आया है वो स्टेबिलिटी नहीं दे सका है, बल्कि जंगें और अब एक ऐसी जंग और उधर साथ जेनोसाइड जारी है, ऊपर से ये वो काम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जो अल्टीमेट एयर पावर है, अल्टीमेट एयर पावर, वो मिडिल ईस्ट ट्रांसफर हो रही है। कुछ जदीद तरीन जंगी त्यारे वो इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। यूरोप से इस वक्त वो यानी कि आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। आने वाले 24 घंटों के अंदर जब वो या उससे पहले वो पहुंच चुके होंगे और ऑलरेडी बहुत सारे हैं F-35, ये वो सारे तो हैं, लेकिन ये जो जेट्स आ रहे हैं ये इससे पहले मिडिल ईस्ट में मौजूद नहीं है। और ये वो अल्टीमेट एयर पावर है, जब चाइना से उन्होंने लड़ना है, रशिया से लड़ना है या नॉर्थ कोरिया से लड़ना है तो ये एयर पावर इस्तेमाल होनी है। उस एयर पावर को वो यहां मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए। यानी अमेरिका अपनी अल्टीमेट पावर मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर रहा है। जो एक बड़ी ताकत से लड़ने के लिए उन्होंने बनाई है वो अब ईरान से लड़ने के लिए, यानी पूरी ताकत के साथ एक एम्पायर जो है वो ईरान को क्रश करने के लिए आ रहा है पूरी ताकत के साथ। तो क्या ईरान जो है इसको सरवाइव कर सकेगा? और इससे पहले जो ये खतरा रहा है कि इस जंग के नतीजे में ग्लोबल या रीजनल वॉर छिड़ सकती है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि देखें ये जो मर्जी कर लें, ईरान इनकी बेसिस को डैमेज तो कर सकता है, वहां पर कैजुअलिटीज तो हो सकती हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि इनको फौजें उतारना पड़ेंगी, फौजें उतारेंगे तो फिर मजीद फौजें उतारना पड़ेंगी, फिर क्या होगा? तो बात यह है कि इसलिए किसी अमेरिकी सदर ने यह रास्ता नहीं लिया है, बावजूद इसके कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे सारे के सारे, लेकिन यह रास्ता तो वो नहीं ले सके हैं। तो अब ट्रंप साहब जब वो ये रास्ता ले रहे हैं अपनी एरोगेंस में और इजरायली लॉबी के प्रेशर में, और एक इसमें कि हम ईरान को शिकस्त देंगे, इससे पहले कोई नहीं दे सका, हम ईरान को सबजुगेट करेंगे। और नेतन्याहू जिसका सियासी मुस्तकबिल जो है वो ईरान रिजीम चेंज के साथ जो वो जुड़ा हुआ है। खैर, उधर जनाब अली इजरायली हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है
और शाम से बड़ी खबर है, शाम में टर्किश जो बॉर्डर है, टर्किश सीरियन बॉर्डर, वहां पर एक ऑपरेशन अल शरा की फोर्सेस ने शुरू कर दिया है इजरायली ग्रुप्स के खिलाफ। तो अब वो जो एसडीएफ है वो एक सिग्नल दे रही है निगोशिएशन का, एग्रीमेंट का। तो ठीक है, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन इस बार फर्क क्या होगा? इस बार फर्क ये होगा कि अब मुकम्मल टर्किश डिमांड्स के ऊपर, मुकम्मल सऊदी अरेबिया और अल शरा की डिमांड्स के ऊपर ये निगोशिएशन होंगे, जिसमें एसडीएफ जो सारी खेल खेल रही है और इजराइल उसको खिलवा रहा है, वो फिर तमाशा खत्म होगा। तो अब उनको बात फिर मानना पड़ेगी, नहीं तो फिर अल शरा की फोर्सेस अब दूसरी तरफ से भी हमलावर जब हो गई हैं, तो उनका सिग्नल आ रहा है कि हम बातचीत करने के लिए जब तैयार हैं, सो ऑन। लेकिन लड़ाई अभी जारी है और अल शरा की कॉल हुई है एमबीएस के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर एंड टर्की ये सारे ऑन बोर्ड हैं और मिस्र भी ऑन बोर्ड है, जो कुछ सीरिया के अंदर हो रहा है। जाहिर है इसमें रशिया वहां पर बैठा हुआ है, तो रशिया क्या ऑन बोर्ड नहीं होगा? अच्छा, तो ये बात होगी। साउथ कोरिया ने अपने सबसे डेंजरस मिसाइल जब डिप्लॉय कर दिए, मॉन्स्टर मिसाइल्स, उनका नाम ही मॉन्स्टर मिसाइल है, वो उन्होंने, ये उनके सबसे ताकतवर मिसाइल्स हैं, वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। और यूरोप और अमेरिका एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर। अब यूरोपियंस का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आ रहा है। यूरोपियंस ने यह धमकी लगाई है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जब वो खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इससे अगली बात उन्होंने और भी की है और वो इससे भी डेंजरस है। उन्होंने कहा है कि हम सबसे बड़े ट्रेड मेजर जो हैं वो लेने जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अगर वो ग्रीनलैंड की तरफ आगे बढ़ता है, जिसमें इस इकदाम को जब वो मैक्रोन लीड कर रहे हैं। अच्छा, यूरोप का एक एक्ट है, यानी उनका एक आप कह लें कि एक इकदाम वो ट्रेड के हवाले से उठाते हैं, सैंक्शन काइंड ऑफ, आप यू कह लीजिए, जिसमें मल्टीपल मेजर्स होते हैं। यानी अगर वो उसको इंप्लीमेंट कर दें तो वो सिर्फ एक चीज नहीं है, उसमें मल्टीपल चीजें शामिल हैं। और इस इकदाम को आप समझ लें कि ये यूरोप का सबसे पावरफुल ट्रेड मेजर है, सबसे पावरफुल इकोनॉमिक मेजर है। आप यूं समझ लें कि उन्होंने इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। ये इस तरह का इकदाम है। तो जिसमें क्या होता है कि यूरोप की जो मार्केट है उस तक एक्सेस बंद हो जाती है, और इसका मतलब यह है कि यूरोपियन बैंकिंग को एक्सेस नहीं किया जा सकता, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इस तरह की मल्टीपल और चीजें ये। लेकिन ये 3-4 मेन चीजें हैं कि यूरोपियन मार्केट से आप आउट, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम से आप आउट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट से आप आउट। तो ये वो इकदाम है जो उन्होंने रशिया के खिलाफ उठाया हुआ है, ये वो इकदाम है जो ईरान के खिलाफ उठाया हुआ है बहुत हद तक, ठीक है ना, उसमें चीजें शामिल हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें। अब वो ये वाला इकदाम जो उन्होंने अपने स्वेयर एनिमीज के खिलाफ उठाया हुआ है, वो अमेरिका के खिलाफ उठाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप देखें ना दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। यूरोपियंस फौजें भेज रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका यूरोप को इन्वेड कर रहा है। ग्रीनलैंड यूरोप है, तो अमेरिका यूरोप को इन्वेड कर रहा है, यूरोपियंस फौजें भेज रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और अब यूरोप धमका रहा है उस इकदाम के हवाले से जिसको न्यूक्लियर इकोनॉमिक मेजर कहेंगे, और जो वो अपने स्वेयर एनिमीज के खिलाफ उठाते हैं। ये बिल्कुल एक एक्सप्लोजन जो है वो अमेरिका और यूरोप के दरमियान हो रही है इस वक्त तक। अब इसमें सेटलमेंट कैसे होगी, यानी क्या यहां से कोई वापसी हो जाएगी? या तो ट्रंप पीछे हटेगा ग्रीनलैंड से, दूसरी तरफ जो है वो यूरोप कैसे पीछे हट सकता है? यूरोप तो इसमें पीछे हट ही नहीं सकता ना। अब ट्रंप कह रहा है कि मुझे $700 बिलियन में बेच दो। यूरोप कैसे बेच सकता है? मतलब कोई यूरोप के पल्ले कुछ रह जाएगा कि वो बेच दे? मतलब बेच दे, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, तो बेच नहीं सकते हैं और पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो मतलब सेटलमेंट कैसे होगी? या तो ट्रंप पीछे हट जाए, खामोश हो जाए, तो चलो ये मामला दब जाएगा, उसके अलावा कैसे सेटलमेंट होगी? तो अमेरिका, ट्रंप जब वो आगे फिर इन्वेजन की तरह बढ़ेगा और यूरोप को वो रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह करेंगे? मामला तो नेटो तो बिल्कुल फारिग हो जाए ना अमेरिका की इन्वेजन के बाद। अब वो इटली की मेलोनी जो खामोश थी वो भी आज सामने आ गई हैं। बहरहाल बड़ी तेजी के साथ दुनिया जब तब्दील हो रही है और बाकी दुनिया मॉनिटर कर रही है इन सारी डेवलपमेंट्स को कि भाई जब उनके अपने फ्रेमवर्क्स, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने रूल्स
टूट रहे हैं तो वो अब बाकी दुनिया को कैसे ट्रीट करेंगे। खैर ये डेवलपमेंट्स हैं। जब अमेरिका नई जंगों के अंदर मसरूफ है और नया चैप्टर ऑफ वॉर्स शुरू करने जा रहा है, तो चाइना कैसे राइज कर रहा है, इनोवेशन, नॉलेज बेस। चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिलिट्री और इकोनॉमी नहीं है, उनका नॉलेज है। तो आज जो चाइना का नया कारनामा है, एयर रेवोल्यूशन वो लेकर आ रहे हैं। चाइना लीड्स एयर लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन। आज पहला टेस्ट उन्होंने किया है। इसमें जनाब जो एयर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, यानी कोई जहाज क्रैश हो रहा है, उस हवाले से वो एक यानी रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि कैसे उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। मतलब दुनिया में किसी के पास ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है जो लॉजिस्टिक इस तरह से सप्लाई कर सके, उस जहाज को रेस्क्यू कर सके, इवन उसको इन फ्लाइट वो जाकर जो है वो हेल्प दे सके। तो चाइना इस हवाले से यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ गया, ठीक है ना। तो बहुत सारी और चीजें आती रहती हैं। आज ये एक बड़ा उनका कारनामा जब सामने आ रहा है। इसके साथ आप देखिए, अमेरिका के एक बड़े ऑथर ने लिखा है एंडिंग द अमेरिकन ड्रीम। ये उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि कैसे अमेरिका का एम्पायर जब वो डिक्लाइन की तरफ तेजी के साथ जा रहा है। और इसमें उन्होंने लिखा कि जब एम्पायर, उन्होंने पिछले जो एम्पायर्स हैं उनकी मिसालें दी, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर्स की उन्होंने मिसालें दी। तो उन्होंने कहा जब एम्पायर्स डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो इसको बचाने के लिए, इस डिक्लाइन को बचाने के लिए वो मजीद फौजें दुनिया में भेजते हैं। और वो ये सोचते हैं कि ये जो फौजें भेजना है इससे उनका डिक्लाइन रुक जाएगा और वो इन्फ्लुएंस जो स्लिप अवे कर रहा है वो इन्फ्लुएंस दोबारा ग्रैब कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस अप्रोच के साथ तो वो जाने वाला इन्फ्लुएंस और जाने वाली ताकत और ज्यादा जाती रहती है। तो हर डिक्लाइनिंग एम्पायर ये करता है कि वो बदमस्त हाथी की तरह जो वो टूट पड़ता है, लेकिन ये चीजें उसके डिक्लाइन को और स्पीड अप करती हैं। तो एक बात यह है कि अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है और ये सारे इकदाम मजीद डिक्लाइन की तरफ उसको लेकर जाएंगे। लेकिन इसके साथ दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर नुकसान तो होगा। ये बदमस्त हाथी जहां जहां पर जाकर हमला करेगा, रिजल्ट्स तो जब आएंगे सो आएंगे, लेकिन नुकसान तो होगा। तो ये दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक बात है। जैसे वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, देखें बात यह है कि उसमें रिजल्ट जो भी निकले, लेकिन ईरान का नुकसान तो होगा। अभी पिछले 7 दिनों के अंदर तो उनकी हजारों कैजुअलिटीज हो गई हैं। ये कोई शुगल तो नहीं है। अमेरिका ने जंग छेड़ी है, इजराइल ने जंग छेड़ी है, अंदरूनी जंग थी, मिलिशिया अंदर भेजी है, हजारों ईरानी मारे गए हैं। तो अब अमेरिका हमला करने जा रहा है तो उसमें हजारों, और खुदा ना खास्ता अगर ये जंग अनकंट्रोलेबल होती है तो लाखों कैजुअलिटीज हो सकती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है जिसको बनाने में उनको दहाइयां लग जाएंगी। तो अमेरिका एक एम्पायर के तौर पर कहां किधर जाएगा। लेकिन दुनिया के लिए खतरनाक बात यह है कि यह बदमस्त हाथी ज़ाहिर है फिर जाते जाते नुकसान करेगा इस अप्रोच के साथ। तो ये अब मुल्कों को जब तैयारी करनी है और इस बदमस्त हाथी को रोकने का एक ही तरीका है और वो है न्यूक्लियर। तो मुल्कों को उस तरफ जाना पड़ेगा और सबसे बढ़कर ईरान को जाना पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ईरान के हवाले से वो ये इल्जाम लगाते हैं जी वहां पर यानी ये हिजाब से मुतल्लिक औरतों को आज़ादी नहीं है, फलां फलां, ये सारी बातें आप सुनते हैं। तो रशिया में तो औरतों के लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है, चाइना में तो औरतों के लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है। मतलब जो पहनना चाहे, ईरान पर यही ना कि जो पहनना चाहे, हालांकि वो ऐसा है नहीं, लेकिन उनका इल्जाम तो यही है। रशिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, रशिया में तो ये सारी फ्रीडम है। तो रशिया पर उनके एलिगेशन किसी और नौयत के हैं। चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी और नौयत का है कि ये अथॉरिटेरियन है, ये डिक्टेटर है, ये फलाना है, ये कम्युनिस्ट हैं। रशियंस हैं वो ये इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हैं, ये जंगें छेड़ते हैं, फलाना ये उधर है। ईरान के हवाले से ये है कि औरतों को आज़ादी नहीं है, फलाना नहीं है। सो ये यानी उनके हर किसी के खिलाफ अपनी अपनी नौयत के जो है वो प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाए हुए हैं। तो अब जनाब अली बात यह है कि ईरान के सदर की स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने कहा ऑल आउट वॉर रीजन में छिड़ जाएगी। जो भी ट्रंप साहब करने जा रहे हैं वो जरा सोच समझ कर करें। ईरान की ताकत देखें, आज तक ईरान की ताकत इन ऑल द वे टेस्ट नहीं हुई है। इजराइल की ताकत बहुत बार टेस्ट हुई है और पिछले 2 साल से हो रही है। वो दिखा रहा है कि वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो जेनोसाइड कर सकता है, वो जो डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। लेकिन ईरान, उसने ना ही अपने पूरे मिसाइल्स इस्तेमाल किए, ना ही उसने अपनी ज़मीनी फौज इस्तेमाल की है।
ना ही हमने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। जो इजराइल के साथ जंग हुई है वो भी इजराइल ने पूरी ताकत इस्तेमाल की है, ईरान ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल नहीं की है। तो ये ईरान के हवाले से प्रोफाउंडली मिस्टेकन हो सकते हैं, यानी बिल्कुल ही ये गलत एनालाइज कर रहे हो, गलत एस्टिमेट कर रहे हो कि ये जैसे सोच रहे हो कि हम ईरान को ऐसे क्रश कर देंगे, वो सारा उलट निकला है। तो फिर क्या होगा? एनी अटैक ऑन खामनाई विल लीड टू ऑल आउट वॉर, ईरानियन प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, पूरे खित्ते के अंदर ऑल आउट वॉर जब वो छिड़ जाएगी। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का मतलब यह है कि ईरान के खिलाफ एक कंप्रीहेंसिव वॉर छेड़ना। अटैक ऑन सुप्रीम लीडर वुड मीन कि ऑल आउट वॉर इन द रीजन। एनी मिलिट्री एग्रेशन जो ईरान पर किया जाएगा, उसका रिस्पॉन्स हम बड़ा हार्श देंगे और बड़ा रिग्रेटेबल देंगे। दुश्मन पछताएगा ईरान पर हमला करके। अब ये हम एक बार फिर मोस्ट क्रिटिकल टाइम के अंदर दाखिल हो गए इस वीक के साथ, क्योंकि पिछले हफ्ते हमला होने जा रहा था, वो नहीं हुआ, लेकिन अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी 48 घंटों में पहुंच रहा है और मजीद एसेट्स भी आ रहे हैं। तो हम मोस्ट क्रिटिकल टाइम के अंदर दाखिल हो गए। अब यरूशलेम पोस्ट ने इस बयान को लिखा है, पज़ेशियां वॉर्न्स अली खामनाई स्ट्राइक वुड मीन वॉर विद ईरान। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी अटैक ऑन खामनाई वुड मीन ऑल आउट वॉर, ईरान इशू बिग वार्निंग टू ट्रंप। टाइम्स ऑफ इंडिया, हैरिट्स लिख रहा है, इस बयान को कोट कर रहा है, ईरान प्रेसिडेंट वॉर्न्स एनी यूएस अटैक जो होगा सुप्रीम लीडर पर, इसका मतलब हम ये लेंगे कि ये ऑल आउट वॉर है, हम इसके जवाब में ऑल आउट वॉर छेड़ देंगे। और इसी को फिर चाइना के मीडिया ने, यानी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट आई है, तो सारी दुनिया का मीडिया इसको कोट कर रहा है, चाइना का मीडिया भी इसको कोट कर रहा है, चाइना डेली। ईरान प्रेसिडेंट वॉर्न्स स्ट्राइक्स ऑन खामनाई वुड लीड टू ऑल आउट वॉर। मिडिल ईस्ट में कभी भी ऑल आउट वॉर जब नहीं छिड़ी है, और इनकी भी स्ट्रेटजी यही है कि एक कंट्रोल्ड वॉर जिसमें ईरान को क्रश किया जाए और ईरान जो रिस्पॉन्स दे वो इनका बहुत कम से कम नुकसान करे। अगर कैजुअलिटीज भी हो तो कम से कम हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो तो वो भी कम से कम हो। तो ये इनकी बुनियादी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। एक तो ये जंग फैल जाएगी पूरे रीजन के अंदर, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ट्रंप इतनी सारी चीजें हैं कि इस जंग नतीजे में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बावजूद ट्रंप ये जंग करने पर मजीद है। हालांकि ईरान के साथ अमेरिका के मामला तय हो सकते हैं, और ईरान कोई अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। ईरान कोई इकोनॉमिक और इनोवेशन और मिलिट्री पावर नहीं है जो अमेरिका की मिलिट्री इनोवेशन और इकोनॉमी को चैलेंज कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल का प्रोपेगेंडा है जो अमेरिका और यूरोप को यहां पर खींच कर जब वो लेकर आ रहा है। अब देखना, अगर वो कहते हैं ये डिक्टेटर हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, तो नॉर्थ कोरिया भी तो एक डिक्टेटर है। फिर इजराइल ने कभी नॉर्थ कोरिया के हवाले से तो प्रोपेगेंडा नहीं किया। और रीजन में जो उनके पार्टनर हैं वहां पर जमहूरियत है। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, लेकिन डिक्टेटर सिर्फ ईरान है, तो बाकी जमहूरियत तो सिर्फ ये है ना, तो बाकी फिर सब डिक्टेटर ही हुए, लेकिन डिक्टेटर सिर्फ ईरान है। सो ये इजराइल जब इनको घसीट कर जब लेकर आ रहा है, तो लॉबी यही काम करती है ना कि वो अपने और अमेरिकी मफादात को एक बनाकर पेश करती है। हालांकि ये अमेरिका के मफाद में नहीं है ये जंग। ईरान के साथ वो मामला तय कर सकते हैं, और ईरान उनके साथ मामला तय करने के लिए तैयार है और हमेशा से तैयार था, और इसलिए ईरान ने उनके साथ न्यूक्लियर डील भी की थी। और ईरान ऐसा नहीं है कि वो कोई कहता नहीं हमने अमेरिका से जंग ही करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी वो अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात का अगर मतलब ये हो कि अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देना है, तो ये तो नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का मतलब मुज़ाकरात होना चाहिए, सब्जुगेशन तो नहीं होनी चाहिए। सब्जुगेशन तो फिर हमास ने भी कबूल नहीं की, दुनिया की छोटी से छोटी तंजीम भी नहीं करती, तो ईरान कैसे करने? मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो तो ईरान इसके लिए तैयार है। अब बात यह है कि अगर ऑल आउट वॉर छिड़ती है तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर अमेरिका की बेसिस हिट होती हैं जो कि कभी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, और रशिया चाइना यहां पर हैं, इसका मतलब क्या होगा, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद होता है इसका मतलब क्या होगा। यानी वो अपनी तरफ से जो अब हमला करने आ रहे हैं कि फुल प्रूफ प्लान के साथ आ रहे हैं कि वो ईरान में रजीम हिला देंगे, गवर्नमेंट चेंज कर देंगे,
और ईरान में खाना जंगी और डिस्टेबलाइजेशन ये सारी करने में कामयाब हो जाएंगे, और इसमें साथ ये भी कामयाब हो जाएंगे जो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा वो बहुत थोड़ा रिस्पॉन्ड कर पाएगा, उसकी पावर को पहले ही क्रश कर दिया जाएगा। खैर, तो ये एक ऐसा वीक है जो सब चीजें बदल के रख सकता है। अच्छा, अब इसी के साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, 12 अमेरिकन जो F-15 फाइटर जेट्स हैं, जिनके साथ 4 टैंकर हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट हैं जो एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बर्तानिया की एयर बेसिस से मिडिल ईस्ट की तरफ फ्लाई कर चुके हैं। इससे पहले 8 जो इनके रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं वो पर्ल हार्बर से आ चुके हैं। अब ये 4 मजीद एयर फ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहां से फ्लाई करके आ रहे हैं, और ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर जो इनके टैंकर्स मौजूद हैं वो तमाम प्लेन्स की जो रिफ्यूलिंग है वो कर रहे हैं। ये जो नाज़रीन F-15 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले हफ्ते कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि F-15 यहां पर मौजूद नहीं है और एयरक्राफ्ट यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन के अभी अटैक शायद ना हो। यानी ये जिस तरह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा सिंबल है, F-15 जो त्यारा है ये भी बहुत बड़ा सिंबल है। यानी जब भी अमेरिका ने कोई बड़ी जंग करनी है तो ये अब उनके लिए जरूरी है। ये अमेरिका का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट है, सबसे तेज तरीन ये जेट है। ये बहुत ज्यादा वेपन भी कैरी कर सकता है और ये उनकी एयर सुपीरियरिटी का सिंबल है, और ये उनकी अल्टीमेट पावर है। F-35 भी आ गया, F-18 भी हो गया, F-22 भी हो गया, अब ये F-15 भी हो गया और B-2 बॉम्बर्स भी हो गए। तो ये अब उनकी अल्टीमेट एयर पावर है जो उन्होंने यहां पर ले आए। भाई इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है कि भाई ये नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एम्पायर होता है ना, एम्पायर की कितनी ताकत होती है, अब एम्पायर की सारी ताकत यहां पर आ गई। तो वो बड़े घमंड के साथ वो ये आ रहे हैं कि भाई ये ईरान क्या चीज है कि ये अब हमारे सामने ये कोई ऐसी चीज है कि जो जहां पर हम रिजीम चेंज कर ही नहीं सकते। ये ऐसे घमंड के साथ वो आ रहे हैं, और इजरायली कह रहे हैं कि ये आखिरी जंग होगी। सो ये ट्विन इंजन ये फाइटर जेट है, इसका नाम उन्होंने F-15 ईगल रखा है, और इसका जो एक और एडवांस वर्जन है वो F-15 EX ईगल 2 है। ये एयर सुपीरियरिटी के लिए मशहूर है, स्पीड, पावर और इसकी एबिलिटी के ये सिग्निफिकेंट जो वेपन लोड है वो कैरी कर सकता है। हाईली कैपेबल है इन ऑल वेदर्स। देखें, फिर वही वेदर वाली चीज हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे। ये जो एयरक्राफ्ट है ये तमाम वेदर के अंदर ऑपरेट कर सकता है। ये मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है और एक डोमिनेंट फाइटर जेट ये समझा जाता है। बड़ा यानी एक प्रिसाइज ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक खासियत और भी है, मिसाइल्स कैरी करता है, लेकिन इसके साथ इसकी जो गन है उस गन से ये 1 मिनट में 6,000 राउंड फायर कर सकता है। एक तो ना मिसाइल वो लेकर जा रहा है, लेकिन अगर कोई डॉग फाइट हो गई है तो ये 1 मिनट में 6,000 गोलियां, या कोई और अटैक करना है 1 मिनट में 6,000 राउंड ये फायर कर सकता है। इसकी ये कैपेबिलिटी भी बहुत सारी, और मल्टी रोल और ऑल वेदर के अंदर ये, और बड़ा प्रिसाइजली जाकर बड़ा लिथल अंदाज में ये टारगेट्स को हिट करता है। तो ये उनकी एयर सुपीरियरिटी का सिंबल है, वो भी ये लेकर आ रहे हैं। तो इतने फ्यूल टैंकर्स, आप समझ लें ये आलमी जंग से पहले ये सबसे बड़ी हम जंग यहां पर देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग भी बहुत बड़ी जंग है, लेकिन वहां पर यूक्रेन के पास वो मिसाइल्स और ड्रोन्स और वो कैपेबिलिटी तो नहीं है। तो यहां पर अमेरिका और अमेरिका के मुकाबले में जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं इराक और शाम और सबसे, वो मुकाबले में ऐसी मिसाइल और ड्रोन पावर नहीं थे। तो ये आलमी जंग से पहले यानी कि सबसे बड़ी जंग जब होने जा रही है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा जो क्या निकलेगा। और उधर जनाब अली इजराइल में एक बार फिर हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और इन पोटेंशियल वॉर विद ईरान इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को कि वो फौरी तौर पर जो अपने पेशेंट्स हैं उनको दूसरी जगह ट्रांसफर करें, यानी उनके सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनको खास तौर पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप ये हॉस्पिटल्स खाली करें,
क्योंकि कैजुअलिटीज हो सकती है, तो फिर इन हॉस्पिटल्स के अंदर लाई जाएंगी, तो वो अपने तमाम पेशेंट्स को वहां से निकाल रहे हैं, यानी दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जब शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये। सीरिया में टर्किश बॉर्डर पर जब वो एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, अल शरा ने कॉल की है, एमबीएस स्कोर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है वो शेयर की हैं। तो या ये जंग आगे बढ़ेगी, अब ये फैसला कुन जंग उन्होंने शुरू कर दी है, या ये मुज़ाकरात अगर एसडीएफ करती है तो फिर ये तमाशा फिर वो नहीं, अब फिर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और पीछे हटना पड़ेगा और इंटीग्रेट होना पड़ेगा। तो वो इजराइल जो तमाशा करना चाह रहा है वो नहीं। और इसी दरमियान जो है वो साउथ कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। ये बड़ी बड़ी एस्केलेशन है। इसके जवाब में फिर नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई मिसाइल जो फायर कर देगा या कोई और ड्रिल शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा। एंड ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर चीजें जो है वो एक्सप्लोड होनी है, ठीक है ना। मैक्रॉन ने कहा है कि एंटी कोएरियन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट यूएस ओवर ग्रीनलैंड टैरिफ थ्रेट, ये जो एंटी कोएरियन इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक, ये सबसे बड़ा उनका टूल है। यानी इसके अंडर वो सारी चीजें आती है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई कि बैंकिंग सिस्टम से आउट, इन्वेस्टमेंट से आउट, और यूरोपियन मार्केट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मैक्रॉन ने कुछ देर पहले जब धमकी लगाई है, मैक्रॉन ने ईयू को कहा है कि इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। द मोस्ट पोटेंट ट्रेड वेपन, ये उनका सबसे बड़ा ट्रेड वेपन है, और इसके नतीजे में अमेरिका की एक्सेस टू यूरोपीय यूनियन मार्केट ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। यूएस बैंक्स और वो ब्लॉक हो जाएंगे, इधर ईयू की बैंकिंग सारी ट्रांजैक्शन से, और जो टेक जायंट्स हैं वो हिट होंगे। ये सबसे बड़ा ट्रेड वेपन है। अब आप देखिए ना, ये ट्रंप की क्या स्ट्रेटजी है। यानी अमेरिका का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो तो यूरोप और एशिया है, तो यूरोप के साथ ये स्ट्रेटजी रखना तो अल्टीमेटली तो उनकी अमेरिकन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, फायदा थोड़ी होगा। और बदले में, और उधर चाइना को आप देखें वो तो राइज करता चला जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करने जा रही है। इटली के प्राइम मिनिस्टर खुलकर सामने आ गई हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया। उनका ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो उसने की। हालांकि मेलोनी जो है वो बहुत करीब है ट्रंप के, और उन्होंने ग्रीनलैंड में अपनी कोई फौज नहीं भेजी, लेकिन ज़ाहिर अब यूरोप के मफादात हैं तो उनको बोलना पड़ा है। और उन्होंने कहा कि इससे नेटो एक बड़े फैसलाकुन मोड़ पर आ गया है ऐसे इकदाम के बाद। और नेदरलैंड ने कहा कि ट्रंप जो है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है टैरिफ के साथ। और डेनमार्क कह रहा है कि हम अपने एलाइज के साथ मीटिंग्स जारी रखे हुए हैं। और ज्वाइंट स्टेटमेंट डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम की जारी हुई है जिन पर टैरिफ लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड के साथ खड़े रहेंगे। उधर जर्मनी को एक बड़ा मसला सामने है। जर्मनी जो इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान के खिलाफ और फलस्तीनियों के खिलाफ और रशिया के साथ जंग में भी बहुत आगे आ गया, तो उसने रिक्रूटमेंट प्लान दिया है, लेकिन जेन जी जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब ये हेडलाइन देखिए, जर्मन आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है हिट्स अ वॉल एज जेन जी पुशबैक। वो बड़ा मसला पैदा हो गया, वो रिक्रूटमेंट जैसा वो चाह रहे हैं हो ही नहीं रही। जर्मनी के लोग जो वो जंगों के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ी अनपॉपुलर सी लीडरशिप है जर्मनी की। ये जनाब इस वक्त के हालात हैं, और एक बार फिर हम क्रिटिकल वीक के अंदर दाखिल हो गए हैं। देखते हैं अब क्या होता है। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।